Chapter 9 Algebraic Expressions and Identities क्लास 8th। और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आज ये वाली वीडियो जो है इसमें हम बेसिक्स इसके डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ बेसिक्स जो आगे इस पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो एक्सप्रेशन देखिए क्या होता है। एक्सप्रेशन कहते हैं नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स such as plus, multiply, divide, etc. grouped together that shows the value of something। तो एक्सप्रेशन कहते हैं जैसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, तो यानी अल्जेब्रिक का मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कहते हैं नंबर्स, सिंबल्स और ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह को का एक साथ आना। इस क्यों एक साथ आना? ताकि वो हमें किसी चीज़ की वैल्यू दे सकें, इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। तो एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 7x-4, दूसरी एग्जांपल है 3x, तीसरी एग्जांपल है इसकी 5x डिवाइड बाई 2x। उसके बाद जो दूसरी टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, उसका नाम है टर्म। अब हम देखेंगे कि टर्म किस चीज़ को कहते हैं। टर्म जैसे पहले एक्सप्रेशन मैंने एक ले ली है 7x-4। अभी एक्सप्रेशन समझा दिया क्या होता है। इसमें नंबर्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं और ऑपरेटर्स भी होते हैं, तो सब कुछ इसमें है। तो इसलिए 7x-4 को हमने एक्सप्रेशन कह दी। ये एक्सप्रेशन ले ली। इसमें टर्म्स, अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें है 2 टर्म्स। एक हो गई 7x, ठीक है, एक हो गई 4। तो इसमें कितनी टर्म्स थी? 2 टर्म्स। तो ये हो गई सेकंड कॉन्सेप्ट का हमारा टर्म्स। तो टर्म्स हो गई, जैसे 7x-4 में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स है, एक है 7x और एक है 4। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। अब तीसरा है फैक्टर्स। फैक्टर्स, अब हम फैक्टर्स को देखेंगे कि फैक्टर्स किस चीज़ को कहते हैं। तो फैक्टर्स कहते हैं, देख लीजिए, फैक्टर्स कहते हैं हम, जैसे यही दोबारा फिर मैंने एग्जांपल ले ली है आपके सामने 7x-4 की। तो अब देखिए इसमें 7x जो है उसमें कितने नंबर है? 2। एक है 7 और एक है x। ये जो 7 और x अलग अलग है ना, इनको कहा जाता है फैक्टर्स। इनको क्या कहा जाता है? फैक्टर्स। तो 7x में कितने नंबर हैं? 2। एक है 7 और एक है x। ये जब हम इनको अलग अलग करते हैं इनको कहा जाता है फैक्टर्स, ठीक है। अब ये हो गया फैक्टर्स, ठीक है जी। अगर यहाँ हमारे पास एक और टर्म होती 3xyz, ठीक है। अब इसके अगर हम फैक्टर देखते तो इसके बनते 4 फैक्टर। एक होता 3, एक होता x, एक होता y, एक होता z। तो इसके कितने बन जाते? 4 फैक्टर बन जाते। तो ये हो गया फैक्टर्स। तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा फैक्टर, मैंने समझा दिया है आपको। दूसरा कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट समझो क्या चीज़ होती है। कोफिशिएंट बहुत आसान होता है। कोफिशिएंट कहते हैं जो हमारे पास नंबर आता है एक्स वाई जेड के अलावा, जो 1 2 3 की शक्ल में होते हैं ना नंबर्स, उनको कहते हैं कोफिशिएंट। सीधी सी बात। द न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ टर्म, कह रहे हैं द न्यूमेरिकल फैक्टर्स ऑफ टर्म, कि किसी टर्म के अंदर जो नंबर आते हैं उसको हम कहते हैं क्या, कि कोफिशिएंट। जैसे ये देख लीजिए 7x-4, मैंने दोबारा फिर वही एग्जांपल ली है ताकि समझने में आसानी हो। 7x-4, इसमें कोफिशिएंट क्या है? 7 है, क्योंकि x के साथ क्या जुड़ा है? 7 है। न्यूमेरिकल क्या है? नंबर कौन सा है? यहाँ 7 है, तो इसलिए ये क्या है? 7 जो है वो हमारा यह क्या बनेगा? कोफिशिएंट बनेगा। आप हो सकता है कोई यहाँ से ये भी सोचे कि सर आगे x भी है तो -4 भी है, ये क्या है? तो ये हम अलग से डिस्कस करेंगे क्या है। ये असल में ये दूसरी टर्म में इसको गिनते हैं, इसलिए मैं यहाँ इसको कोट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ सिर्फ 7x में कोफिशिएंट क्या है जी? 7। आगे देखते हैं कि अब 7x में जैसे कोफिशिएंट 7 है, मैं इसकी एक और एग्जांपल आपको दे दूं ताकि आपको और आसान हो जाए। जैसे हमारे पास 3xyz, इसमें कोफिशिएंट क्या है जी? इसमें कोफिशिएंट हमारा सिर्फ 3। क्या है? कोफिशिएंट क्या है? सिर्फ 3। इसी तरह से कोई और एग्जांपल ले ले, जैसे 4xy प्लस 3y, ठीक है। तो इसमें कोफिशिएंट क्या है? इसमें 2 कोफिशिएंट हैं, एक हो गया 4 और एक हो गया 3।
तो कोफिशिएंट का मतलब होता है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जो न्यूमेरिकल फैक्टर होते हैं उनको कहा जाता है कोफिशिएंट, सीधी सी बात है। नंबर्स, कोफिशिएंट का मतलब नंबर्स को कहा जाता है कोफिशिएंट। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कांस्टेंट टर्म। तो ये जो यहाँ थी ना, ये 7x माइनस 4 में पीछे, तो ये 4 क्या था, ये 4 था कांस्टेंट टर्म, इसलिए मैंने आपको कोफिशिएंट में इसको नहीं बताया, तो इसलिए ये आगे आ रही है कांस्टेंट टर्म। तो देख लीजिए कांस्टेंट टर्म क्या क्या कहा, जो किसको कहते हैं, ए कांस्टेंट टर्म कंटेन्स ओनली ए नंबर। तो कांस्टेंट टर्म ये अलग कॉन्सेप्ट है। कांस्टेंट टर्म उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर हो। जैसे मैं एक ले लेता हूँ कि 7x माइनस 4, ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें कोई मुझे पूछे कि इसमें बताओ कांस्टेंट टर्म अगर हम अलग करेंगे तो सिर्फ कौन सी हो, तो मैं कहूँगा कि ये जो 4 है, ये जो -4 है, 7x माइनस 4 में ये जो 4 है, ये है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ नहीं बताया कि 4 क्या था, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो अगर सिर्फ हमें इतना ही दिया हो, फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ और सिर्फ इतना दिया हो कि जो 100 दिया हो, सिर्फ 100, तो सिर्फ 100 दिया हो, तो ये क्या है, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह से कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ जाती है जिसमें कोई भी x y z कुछ भी साथ में ना हो, उसको कहा जाता है कांस्टेंट टर्म। अब आगे चलते हैं हम वेरिएबल की तरफ। तो वेरिएबल भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। वेरिएबल का मतलब पहले सिंपल समझ लो, डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे ये 5x है, क्या है 5x। अब 5 के साथ क्या जुड़ा है, x। ये जो x होता है ना, ये x हो, y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, इन्हीं को कहा जाता है वेरिएबल। यानी जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स, अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं ना नंबर के साथ जुड़े हुए, उनको कहा जाता है वेरिएबल्स। जैसे डेफिनेशन में मैंने लिखी है, अ वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ नंबर। हालांकि ये नंबर ही को, किसी ना किसी नंबर ही को बताएगा, तो लेकिन ये इसको कहा जाता है वेरिएबल। वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ नंबर। द कॉमन वेरिएबल यूज्ड इन अलजेब्रा इज x। जो कॉमन वेरिएबल हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, x। ठीक है, या मैंने इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिखी है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर साइंस। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जितने भी होते हैं या साइंस जो भी होते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा वगैरह, यूज्ड विद कांस्टेंट नंबर्स इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हों या कोई साइंस वगैरह हों जो कांस्टेंट नंबर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, उनको कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल आप और समझ लें। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि 3xy, तो 3xy में कोई मुझे ये कहे कि बताओ इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, तो इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक है x और एक है y। तो ये दो वेरिएबल हैं x और y, इसमें वेरिएबल्स थे, वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह ये वेरिएबल का भी हमें पता चल गया। अब हम आगे चलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, हम जल्दी से इसको पढ़ के निकल जाते हैं। मोनोमियल्स का मतलब ओनली वन, तो ऐसी टर्म कि जिसमें सिर्फ एक ही एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको कहते हैं मोनोमियल। जैसे 4x 7x², 2y, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, साथ में x y z कुछ भी जुड़ा हुआ हो, लेकिन प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करके दूसरी टर्म साथ में नहीं है, प्लस और माइनस करके या डिवाइड करके। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, प्लस करके या माइनस करके आगे दूसरी टर्म जुड़ी ना हो, तो उनको कहा जाता है मोनोमियल्स। अब बाइनोमियल्स क्या होते हैं, जिसमें कितनी टर्में हो, दो। आपके सामने बाइनोमियल्स, जैसे 3x माइनस 2 होगी, 5x प्लस 8 होगी, इसमें दो टर्में हैं। ठीक है, एक 3x, दूसरी -2, दूसरी, ठीक है। और आगे वाली एग्जाम्पल में 5x और दूसरी 8, दो टर्में जुड़ी हुई हैं, इसलिए बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, जिसमें कितनी होंगी, तीन टर्में होंगी। एग्जाम्पल आपके सामने है, 2x प्लस 3y माइनस 4। अब पॉलिनोमियल आप समझ लीजिए, पॉलिनोमियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझ आ जाए। हालांकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, समझ आ गई तो सब इंपॉर्टेंट है, समझ ना आए तो कुछ भी नहीं है। तो पॉलिनोमियल्स कहते हैं, द पॉलिनोमियल्स में कंटेन एनी नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें पॉलिनोमियल का मतलब कि जितनी मर्जी टर्म में हो, एक से लेकर आगे जितनी मर्जी हो, फ्रॉम वन और मोर देन वन, एक या एक से ज़्यादा। पॉलिनोमियल कहते हैं ऐसी एक्सप्रेशंस को जिनमें एक टर्म से लेकर जितनी मर्जी आगे हो। जैसे ये 3xy,
इसमें सिर्फ एक टर्म है 7x(y)(z) - 10, इसमें कितनी टर्म है 2। आगे ये 2x + 5y + 7z - 10 कितनी टर्म है 4। इसी तरह अगर 50 टर्म भी आ जाएंगी नेक्स्ट टर्म में तो भी वो पॉलिनोमियल होगी, 20 टर्म होंगी वो भी पॉलिनोमियल होगी, 3 टर्म होंगी वो भी पॉलिनोमियल होगी, एक टर्म होगी वो भी पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल हम सबको कह सकते हैं। फिर पॉलिनोमियल के अंदर कैटेगराइज होती हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो ये होता है पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल जिसमें एक से लेकर जितनी मर्जी नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो फिर एक देखिए लाइक और अनलाइक टर्म्स होती हैं। आसान है ये कॉन्सेप्ट, को मुश्किल नहीं है। लाइक टर्म्स का क्या मतलब होता है, कुछ लाइक टर्म्स होती हैं कुछ अनलाइक टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं कि जिसमें अगर एक टर्म के साथ जो वेरिएबल होता है और जितनी पावर होती है, दूसरी टर्म के साथ भी वही वेरिएबल और उतनी ही पावर हो, उनको कहते हैं हम क्या, लाइक टर्म्स। और जो कांस्टेंट नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 5, ये अगर चेंज होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये यहाँ दो एग्जांपल मैंने आपको दी है, एक है 3x² और दूसरा है -5x²। अब एक के साथ 3 है एक के साथ 5 है, ये नंबर्स हैं, इनकी हमें परवाह नहीं करनी है। हमने देखना है कि इनके साथ x y z क्या है। देखो एक के साथ भी x है, x² है, दूसरे साथ भी x² है, लिहाजा ये दोनों की दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। ठीक है, तो लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल कौन से होते हैं, ये x y z a b c ये वाले जो वेरिएबल होते हैं वो और उनकी पावर सेम होनी चाहिए, तब उनको लाइक टर्म्स कहते हैं। और जो ये नंबर होते हैं ये अगर ये सेम ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब है अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स का मतलब जो लाइक टर्म्स नहीं है, यानी ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल और पावर, वेरिएबल या पावर आपस में सेम नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 3x² और दूसरी 5y, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि एक के साथ x² है दूसरे के साथ y है। या तो 3x² यहाँ है तो आगे 5x² होना चाहिए तो लाइक बनती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दूसरी एग्जांपल है 2z और 6z²। अब देखिए दोनों के साथ z है लेकिन एक के साथ स्क्वायर है एक के साथ स्क्वायर नहीं है, तो इसकी स्क्वायर है और एक के साथ स्क्वायर नहीं है तो भी ये अनलाइक टर्म्स होगी। तो ये था कुछ बेसिक्स हमारे 9th चैप्टर के बारे में। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका होगा।